अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत दिलचस्प और एक पुरस्कार कहानी है जिसके आखिर में आपको बताना है कि आप इन बातों पर यकीन रखते हैं या नहीं। इसका इन्वान है मुर्दे का इंतकाम। ये चंद साल पहले का किस्सा है। इन दोनों आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मर्तबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ आई, सो डियर स्टूडेंट्स, कल से जो 2 छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में, इन 2 छुट्टियों के बाद मैंने आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर आसिफ और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो दोनों इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख्त वाज़िया नहीं हो रही थी। वो दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक आसिफ बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आए तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख के नाम याद कर सकते हैं। रिजवान ने कहा, अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फ़ोटो और मालूमात निकाल कर सामने रखे हुए हैं, क्या इससे बात नहीं बन सकती? आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, मुस्तकबिल के डॉक्टर रिजवान साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। माना कि नेट पर सब कुछ मिलता है, मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक ही है। तुम मेरी बात गौर से सुनो, फिर तुमको समझ आएगा कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़ेंगे और हड्डियों की साख पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, वरना 2 माह कबल जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे नंबर कम आए थे और हमारे टीचर साहब यानी अय्याज डॉक्टर साहब बहुत नाराज़ हुए थे। आसिफ की तकरीर सुनने के बाद रिजवान भी इस बात पर मान गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो वाकई बहुत आसानी हो जाए, अपना होने वाला टेस्ट क्लियर हो जाएगा। चंद मिनट बाद रिजवान ने अपना मोबाइल पकड़ा और इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर आसिफ साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाज़ार में तो फ़रोख्त होती नहीं, तो मेरे स्वीट दोस्त ये आएगी कहाँ से? आसिफ बोला, भाई इस बात का तो हल है हमारे पास। भाई, शहर के जो कब्रिस्तान है इसके गोरकन से रब्ता करते हैं, उससे थोड़ी बहुत वाकफ़ियत भी है मेरी, कुछ पैसे लेकर मान जाएगा। हम कल शाम उसके पास जाते हैं। दूसरे दिन शाम को रिजवान और आसिफ अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले कब्रिस्तान की तरफ पहुंचे। गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था, तो खैर हम उसके पास मिलने के लिए पहुंच गए। जब आसिफ के दस्तक देने पर इसने दरवाज़ा खोला तो आसिफ को देखकर वो पहचान गया और बोला, अरे साहब, आप कहाँ? आज आपको मुझसे कहाँ मिलने की फुर्सत आ गई? घर में सब खैरियत तो है? कोई मैयत वैयत? अरे नहीं नहीं कमरदीन साहब, हमारे यहाँ कोई फौतगी नहीं हुई और सब खैर खैरियत से है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था। क्या हम यहाँ ही खड़े रहेंगे या अंदर चलेंगे? अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाए, आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ। मेरे बीवी बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ इन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चारपाई पर बैठे, बोतल लेने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद नमूदार हुआ तो इसके हाथ में पकड़ी ट्रे में 1.5 लीटर की मशरूब की बोतल, प्लेट में निम्को और 3 गिलास नज़र आए। बोतल पीने और थोड़ा सा निम्को खाने से फारिग होकर आसिफ अपने मतलब की बात पर आ गया। पहले इसने रिजवान का तारुफ कराया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असल बात पर आ गया। जब इसने गोरकन से कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चौंक कर इन दोनों की तरफ देखा। इसी वक्त आसिफ ने 500 रुपये का नोट ज़बरदस्ती इसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माजरत कर ली, मगर जब आसिफ ने इसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और इनको वाकई तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी दरकार है, तो गोरकन ने यह कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है साहब, मगर इसकी मज़ीद कुछ कीमत भी देना होगी।
آصف نے مزید 500 روپے اس کو دے دیے اور اس نے ہمیں کل رات 10 بجے آنے کا کہہ دیا۔ پھر ہم واپس گھر آ گئے۔ رضوان نے آصف سے کہا، آصف میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات کے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو آصف ہنستا ہوا بولا، ابے گھامڑ، میں کیا وزارت قبرستان میں لگا ہوا ہوں جو قبرستان جاتا رہتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کے ایک دوست کا موٹر بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسے ہسپتال دیکھنے جا رہے ہیں، ساتھ رضوان بھی ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت دے دی مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح تھے۔ خیر صاحب، وہ گھر سے تو نکلے، ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر موڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان کے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جس میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا چلا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے ہو رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کی کوئی دیکھ بھال بھی نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی وارث آتا ہے۔ میں آپ کو انہی کی کھوپڑی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ جو ساتھ لایا تھا اس سے قبر کی مٹی کو ہٹانے لگا۔ آصف بابو، گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر نہ کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی۔ پتھر کی سل اس نے ذرا سی کھسکا کر چند ہی منٹوں میں قبر کھول دی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی تو قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کیا، قمردین، تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے بھرے گا ہمارے بچوں کا؟ ہمارے تو ماں باپ، دادا دادی سارے ہی اسی کام میں تھے۔ کچھ دیر بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے ایک کالے سیاہ رنگ کا تھیلا نکالا اور خربوزے کی طرح اس کھوپڑی کو اس تھیلے میں ڈال کر آصف کے ہاتھ میں پکڑا دیا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا پکڑ ہی لیا تھا، اور جو کھوپڑی اس کے سر پر رکھی تھی اس میں گرمی کی لہر دوڑ گئی اور وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے اور پکڑا دیے۔ بائک سٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائڈ پر لٹکائے۔ جب وہ رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ پہلے تو رضوان ڈرتا رہا، مگر جب آصف نے اس سے کہا، تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا۔ میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ رضوان یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر رضامند ہو گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لاک لگا دیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین پر سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ وہ گھبرا کے بولا۔
इसी वक्त उसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता हुआ दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चिल्लाया। जल्द ही इसे मालूम हो गया कि इसका भतीजा सहन से अंदर बरामदे में दाखिल हो रहा था कि इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूट कर आ लगा, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट आई। फटाफट मोहल्ले के मुकामी डॉक्टर को बुलाया कि आज इसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर इसकी मरहम पट्टी कर दी। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी तो नहीं टूटी, मुकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवा दी गई थी, इसमें सुकून की दवा शामिल होने की वजह से वो जब सोने लगा तो रिजवान खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने कमरे में आ गया कि बच्चा बच गया है। कमरे में आकर इसको एक अजीब सा ख्याल आया कि आसिफ और उसने चूंकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे को जो चोट लगी है इसके सर पर, तो क्या कोई अजाब या इंतकाम है मुर्दे का। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर आसिफ का फ़ोन आने लगा। आसिफ ने फ़ोन पर सबसे पहले नन्हे मियाँ की खैरियत मालूम की। तभी रिजवान ने इसको अपना ये ख्याल बताया, हो सकता है मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो, जब ही तो इसके भतीजे के सर पर चोट लगी है। आसिफ ये सुनकर बहुत हंसा। 21वीं सदी है, यहाँ रूहें वगैरह नहीं इंतकाम लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का ज़माना तो नहीं है जहाँ तुम मुझे मुर्दे और रूहों से डरा रहे हो। जनाब रिजवान साहब, मुस्तकबिल के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे? तुम तो अपने मरीज़ को अगर किसी वजह से वो मर गया देखकर अस्पताल से ही भाग जाया करोगे। आसिफ रिजवान की बात पर खुलकर हंसा। आखिर में उसने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। खोपड़ी निकालकर सामने रख के इसकी साख्त पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। आसिफ को क्या मालूम कि वो जिन बातों का मजाक में कहे जा रहा था, तकदीर बहुत जल्द इनको सच करने वाली थी। ओके, गुड बाय डॉक्टर रिजवान, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। रिजवान ने भी फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर वो ये सोचते सोचते सो गया कि बिला वजह डर रहा हूँ। भला जो ज़माना आजकल चल रहा है, इतने जदीद ज़माने में रूहों और मुर्दों का क्या। रिजवान एक ज़ोरदार आवाज़ से उठ बैठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा। फिर उसने एक हाथ आगे करके देखा। ये देखे बिना ही कि उससे सख्त ख़राब मौसम में कौन इसको कॉल कर रहा है, इसने फ़ोन ऑफ कर दिया और सो गया। अभी उसके सोए 15 मिनट ही हुए थे कि उसके कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। उसके बड़े भाई की बौखलाई हुई आवाज़ ने रिजवान को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में रिजवान के बड़े भाई की आवाज़ जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? रिजवान रिजवान जल्दी उठो। गहरी नींद से जाके रिजवान के दिमाग में ये बात आई कि कहीं उसके भतीजे की तबीयत तो मज़ीद ख़राब नहीं हो गई। भैया क्या वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ हाँ, वसीम ठीक है, तुम जल्दी बाहर आओ, आसिफ की तरफ जाना है। आसिफ की तरफ? क्यों, क्या हुआ? इस वक्त तो सुबह के 5 बजे हैं। रिजवान, ज़्यादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको आसिफ के अब्बा ने फ़ोन भी किया था, मगर तुमने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। तब इन्होंने हमको इमरजेंसी इतला दी। आसिफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एकदम बम गिरा दिया रिजवान के ऊपर। आसिफ को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी अंदाज में चिल्लाया। सब्र करो मेरे भाई। आसिफ रात कमरे में सोया था कि अचानक उसके कमरे से ज़ोरदार आवाज़ आई। तो उसके दोनों भाइयों और अब्बा उसके कमरे में जब गए तो इन्होंने एक होलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर आसिफ के सर पर लगा हुआ है और बेचारा आसिफ सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से दुनिया छोड़कर चला गया है। रिजवान ने यह होलनाक बात सुनी तो उसका दिल भी टूट गया और वो रोने लगा। बेहोश होते होते उसके दिमाग में सिर्फ ये बात चल रही थी कि जिस मुर्दे की खोपड़ी उन दोस्तों ने निकाली थी, आखिरकार उसने अपना इंतकाम आसिफ से ले ही लिया। अब उसकी बारी है। आसिफ की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़ गया, मगर मुर्दा अब इसको नहीं छोड़ेगा। जब रिजवान को होश आया तो उसके अजीज़ तरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। अगरचे उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी,
मगर उसने ज़िद करके अपने दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छुपा दिया गया था, क्योंकि खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने का काबिल नहीं था। इत्तफाक देखें कि आसिफ का जनाजा भी उसी कब्रिस्तान में गया जहाँ से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर ले गए थे हम दोनों। उसकी कब्र भी उसी कतार में थी जिसके शुरू में आसिफ और रिजवान एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल कर ले गए थे। आसिफ के जनाजे पर रिजवान को तो ना ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से उसकी तबीयत और ख़राब ना हो जाए। आसिफ की अलगनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी, मगर सदमे से गुमसुम रिजवान अच्छी तरह जानता था कि ये पंखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से गिरा था, और गिरा भी ठीक उसी जगह यानी खोपड़ी पर। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। आसिफ की मौत के 3-4 दिन बाद रिजवान की तबीयत कदरे बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी सी निकल रही है। उसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ वो कब्रिस्तान के जनूबी कोने में काम कर रहा है। रिजवान का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर आसिफ की कब्र पर बैठ कर काफ़ी देर कुरान पाक पढ़े। गोरकन जैसे ही उसको मिला, पहले तो उसने आसिफ की अलगनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब रिजवान ने उसको खोपड़ी रात को कब्र फिर से खोलकर उसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ। उसने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, अब क्यों वापस रखनी है? रिजवान ने बहाना बनाते हुए कहा, इसको अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं, अब उसको इस खोपड़ी की ज़रूरत नहीं। ये झूठ बोलते हुए उसको आसिफ याद आया कि इस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए इसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहब, गोरकन की आवाज़ से वो दुनिया में वापस लौट आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहब के बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल कर दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है, मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरदीन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये 500 रुपये रखो। तुम आज ही रात को कब्र खोलकर इसके अंदर रख देना और मेरे नंबर पर इसकी एक तस्वीर भी भेज देना। गोरकन ने थैला और 500 रुपये पकड़े और इसको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। इधर रिजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़े अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कतबा नज़र आया, जिसको देखकर इसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई नई कब्र पर लिखे कतबे पर आसिफ अजहर, वालिद अजहर शेख, तारीख़ वफ़ात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वाकई खोपड़ी का इंतकाम था या सिर्फ इत्तफाक़ी हादसा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।